Bismillahirrahmanirrahim, dear student. As you know that as per government directives, due to second wave of corona pandemic, the King School decided to restart your online classes. And we will remain to connected with the student through WhatsApp group. This is the challenge of 21st century. We hope that your learning will not be stopped, will never be stopped. So ensure your attendance and focus your studies. Stay home, stay safe. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज जो है हमारा चैप्टर जो हम सबको पता है हमारा कंटिन्यू चैप्टर होगा और वो था हिस्ट्री पोर्शन में द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। इस पोर्शन में हम अपने 3 मेन टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है हमारा द यूरोपियंस एंड द सब कॉन्टिनेंट, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 एंड इंडिपेंडेंस। ये 3 मेन टॉपिक हैं जो इस हम अपने हिस्ट्री पोर्शन में कवर करेंगे। पहला जो हमारा टॉपिक था वो है द यूरोपियंस एंड द सब कॉन्टिनेंट। ये हमने जो है अपने प्रीवियस जो फिजिकल हमारी क्लासेस थी उसमें हमने इसको पढ़ चुके हैं, इस पे लेक्चर दे चुके हैं, बट हम अपने इस ऑनलाइन सेक्शन में इसको एक ओवरव्यू कर लेते हैं ताकि हमारे जो नेक्स्ट जो 2 टॉपिक हैं उसको हम कंटिन्यूटी के साथ वो हम उसको देख सकें और जो अगले आने वाले टॉपिक हैं उसमें कंटिन्यूटी रहे। तो पहला जो हमारा टॉपिक है द यूरोपियन एंड द सब कॉन्टिनेंट, यानी सब कॉन्टिनेंट में जो यूरोपियंस आए वो कब आए, क्यों आए, उसका रीजन क्या था और उसका यहाँ जब वो आए तो उनको लिए क्या उन्होंने देखा और वो अपने जो एक्सपीरियंस था उन्होंने वापस यूरोप में जाके क्या शेयर किया और फिर एक तमाम यूरोपियन कंट्रीज जो थे वो इंडिया या साउथ ईस्ट एशिया और एशिया की तरफ उन्होंने अपनी ट्रैवलिंग शुरू की जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रेडिंग या ट्रेडिंग की वजह से। और ट्रेडिंग के लिए उन्होंने अपनी जो यूरोपियन कंट्रीज थे उसमें दौड़ लग गई कि कौन पहले जाता है, कौन सबसे ज्यादा ट्रेडिंग करता है। और ऑब्वियसली क्योंकि यूरोप में इतनी ज्यादा मिनरल्स नहीं होती थी, क्रॉप्स नहीं होती थी और इस तरह की कोई ऐसी चीज नहीं थी, तो उनका पूरा डिपेंड जो था वो ट्रेडिंग पे था। अच्छा, वो इंडिया आने के लिए क्यों इतने जो थे वो न्यू रूट्स को इन सर्च ऑफ न्यू रूट्स थे? क्योंकि जब वो बाई रोड या बाई लैंड आया करते थे इंडिया या सेंट्रल एशिया, वो उस वक्त टर्की का जो रास्ता था यूरोप से टर्की होते हुए और फिर इराक और सीरिया, ईरान और फिर सेंट्रल एशिया और इंडिया आया करते थे या चाइना जाया करते थे। बट जब ऑटोमन एम्पायर एस्टैब्लिश हो गई, उसने अपनी रेट एस्टैब्लिश कर ली टर्की में, तो उन्होंने अपनी जो रेवेन्यू बढ़ाने के लिए जितने भी ट्रेडर्स थे उन पे टैक्सेस जो है इम्पोज कर दिए और वो टैक्सेस बहुत ज्यादा थे, जिसकी वजह से वो तमाम और फिर उनके जो कारवां थे, जो ट्रेडिंग जो चीजें थी उनको भी जो पायरेट्स होते हैं वो लूट लिया करते थे और उसके अलावा टैक्स भी देना पड़ता था। तो वो तमाम ट्रेडर्स जो यूरोप से आते थे उन्होंने डिसाइड किया कि कोई नया रूट जो है वो तलाश किया जाए इंडिया जाने के लिए या साउथ ईस्ट एशिया और चाइना जाने के लिए। तो वहां पे जो सबसे पहले जो ट्रेडर्स इंडिया पहुंचे वो था पोर्चुगीज ट्रेडर्स, यानी इंडिया के यूरोप की एक छोटी सी कंट्री था पोर्चुगल। वहां के जो क्वीन ने अपना एक छोटा सा ट्रेडिंग ग्रुप अंडर लीडरशिप ऑफ वास्को डी गामा एक शिप जो था वो सेल करने के लिए उसने ऑर्डर किए वो, ताकि वो नया रूट को जो है वो इंडिया के लिए एक नया रूट तलाश कर सके। वो जो वास्को डी गामा था वो यूरोप
से निकला और तकरीबन जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट था उसका पूरा एक राउंड लगा के वो वहां पे जो तकरीबन साउथ अफ्रीका था वहां पे उसने स्टे कर लिया। उसको आगे का कोई रास्ता पता नहीं था कि आगे इंडिया जाने के लिए हम कहाँ से जाए, क्योंकि प्रीवियस जो मैप थे, जो हम एक और सेलर था बार्थोलोमियो, उसने भी यहीं तक जो साउथ अफ्रीका के ईस्ट तक उसने अपना जो वॉयज किया था, उसके आगे से वो वापस यूरोप रिटर्न कर गया था। तो उसके पास जो मैप था वो साउथ अफ्रीका के ईस्टर्न जो रीजन था वहां तक का था। वास्को डी गामा भी उसी रूट को, उसी मैप्स को फॉलो करते हुए एग्जैक्ट उसी जगह पर पहुंचा। अब आगे का कोई उसको रास्ता पता नहीं था कि इंडिया किस तरफ जाना है, कहाँ है इंडिया। तो वहां पे उसको एक और जो था वो ट्रेडर्स, एक मुस्लिम ट्रेडर्स मिला, आई थिंक जो कहा जाता है उसका नाम है अहमद था। उसने उनसे डील किया और कहा कि ठीक है, वो आप उसको इंडिया का जो रास्ता बता देता है। तो वो तकरीबन उन्हीं के साथ वास्को डी गामा के साथ पहले वो कीनिया पे कुछ दिन स्टे किया और फिर वो इंडिया का वेस्ट कोस्ट, जो मालाबार का वेस्ट कोस्ट था कालीकट, वहां पे उसने लैंड किया। तो फर्स्ट जो था वो 1498 में पोर्चुगीज सेलर्स यानी वास्को डी गामा ने इंडिया पे लैंड किया। ये पहला जो यूरोपियन ट्रेडर्स का जो ग्रुप था वो फर्स्ट टाइम जो जिसने इंडिया में लैंड किया, इंडिया का रूट इंसर्च किया, तलाश किया, वो रूट पूरा डिस्कवर करने में पोर्चुगीज जो था वो नंबर ले गया और उसका जो लीड कर रहा था वो सेलर था वास्को डी गामा। अच्छा, जैसे मैंने पहले बताया कि डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज में भी जो है वो न्यू रूट्स के डिस्कवर के लिए एक रेस लगी हुई थी। सब कोशिश कर रहे थे कि पहले वो इंडिया का नया रूट डिस्कवर करते हैं, लेकिन पोर्चुगीज उसमें नंबर ले गया। इसके बाद यूरोप का जो दूसरा मुल्क था यानी ब्रिटेन, ब्रिटिश अपना जो उस वक्त जो रूल कर रही थी, जो क्वीन एलिजाबेथ वन थी, उन्होंने अपना एक एम्बेसडर, अपना ट्रेडिंग ग्रुप भेजा और उसमें जो अपना एक एम्बेसडर को भी भेजा। यहाँ उस वक्त जो मुगल एम्परर जहांगीर था, उसकी क्वीन एलिजाबेथ ने अपना एक एम्बेसडर द कोर्ट ऑफ जहांगीर उस वक्त रूट कर रहा था, इन द कोर्ट ऑफ मुगल एम्परर जहांगीर, उसके पास अपना एक एम्बेसडर भी भेजा और परमिशन ली कि हम यहाँ पे ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, लिहाजा में कुछ जो है वो पोर्शन या कुछ लैंड का जो पोर्शन है, ताकि हम अपने ट्रेडिंग जो गोडाउन्स हैं या वेयर हाउस हैं उसको हम बना सकें, ताकि हम ट्रेडिंग का उसमें अपना सामान रख सकते हैं। और हमारा सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग के लिए हम इस इंडिया में आपसे परमिशन ले रहे हैं। तो जहांगीर ने ट्रेडिंग के लिए उस एम्बेसडर या ब्रिटिश को जो है वो परमिशन दे दी और ये टाइम था तकरीबन 1600 का। 1600 को जो है वो जहांगीर ने क्वीन एलिजाबेथ के एम्बेसडर को परमिशन दे दी कि आप अपने यहाँ पे ट्रेडिंग हाउस बना सकते हैं और इंडिया से ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये इस तरह से यूरोपियन कंट्रीज में जो थे वो ब्रिटिश का जो पहला जो एक प्रॉपर किस्म का जो ट्रेडिंग जो बिजनेस वो शुरू हो गया। और ये कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी। इस कंपनी ने जो था वो अपना बिजनेस शुरू किया। इसको जो ये कंपनी की ओनर थी वो क्वीन एलिजाबेथ थी, जो इंग्लैंड की क्वीन थी, और ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड में भी रजिस्टर हो गई और उसका पर्पस ये दिया गया कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी है और ये एशिया और इंडिया से अपना बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर सकती है। ये उसका मेन जो बिजनेस और ट्रेडिंग के तौर पे वो कंपनी इंग्लैंड में रजिस्टर हुई। और क्वीन एलिजाबेथ का जो एम्बेसडर था उसने सेम यही परमिशन जहांगीर से भी हासिल कर ली, लिहाजा उनका एक बिजनेस शुरू हो गया। और जब ये ब्रिटिश का बिजनेस या इंग्लैंड का बिजनेस शुरू हुआ तो यूरोप के दूसरे कंट्रीज में भी ये बात पहुंची कि इंग्लैंड ने एक प्रॉपर तरीके से इंडिया से जो अपना बिजनेस या ट्रेडिंग शुरू कर दी है। तो सेम इंग्लैंड को देखते हुए उसके बाद फ्रेंच, डच, जर्मन
और स्पेनिश जो ट्रेडर्स थे वो भी इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया की तरफ ट्रेडिंग के लिए आना शुरू हो गए। इससे पहले ये आपको मैं बता दूं, जब वास्को डी गामा यहाँ पहुंचा था तो वो ये देख के बड़ा हैरान रह गया था कि ये जब उसने लैंड किया कालीकट या वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया पे, तो वो ये देख के बड़ा हैरान रह गया था कि ये जो कंट्री है फुल ऑफ फ्रूट्स है, क्रॉप्स है, रिच ट्रेजर्स है, गोल्ड है, और बहुत ही बेहतरीन किस्म के आर्ट एंड क्राफ्ट्स हैं और फैब्रिक है। ये सारी चीजें जो है वो उसने ट्रेडिंग की, एक्सचेंज किया, और जब ले जाके यूरोप में वो चीजें दिखाई तो उनका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया था। इसी चीज को देखते हुए ब्रिटिश ने भी अपना बिजनेस स्टार्ट करने की सोची, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत फ्रेंडली थे, उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे, और किसी भी किस्म का इन लोगों को, यूरोपियंस को किसी भी किस्म की जो रेजिस्टेंस का सामना नहीं करना पड़ा। ये एक बहुत ही फेवर कंडीशन थी यूरोपियन ट्रेडर्स के लिए। लिहाजा जब इंग्लैंड का बिजनेस प्रॉपर तरीके से शुरू हो गया और अच्छी ट्रेडिंग शुरू हो गई, तो यूरोप के दूसरे जो कंट्रीज थे उन्होंने भी अपने ट्रेडिंग ग्रुप जो है वो इंडिया और एशिया और साउथ ईस्ट एशिया की तरफ भेजना शुरू कर दिया। और ये सारा इसीलिए था कि ये तमाम जो ग्रुप थे सेंट्रल एशिया या चाइना की तरफ कम गए, और इसलिए इन एशिया, साउथ ईस्ट एशिया या इंडिया के लिए इसलिए आए कि इनके लिए ये रूट बाई सी जो था, ट्रेडिंग बहुत इजी था। बाई सी से इंग्लैंड को या यूरोपियन कंट्रीज को एक बहुत बड़ा एडवांटेज था कि पहले जब वो बाई लैंड ट्रेडिंग किया करते थे तो बहुत ही एक लिमिटेड किस्म की जो है वो ट्रेडिंग करते थे, और प्रीशियस जो गुड्स थी उसकी बिजनेस किया करते थे, ताकि वो वेट में कम हो और जगह कम ऑक्युपाई करे, और उसका जो प्राइस मिले यूरोप में वो बहुत ज्यादा मिले। इस तरह वो बहुत, उनकी जो ट्रेडिंग थी बहुत लिमिटेड थी। बट एज कंपेयर टू प्रीवियस ट्रेडिंग, जब वो बाई सी ट्रेडिंग करना शुरू किया तो उनकी जो ट्रेडिंग का जो अमाउंट था या उसका जो वॉल्यूम था वो बहुत ज्यादा हुआ। यानी आप यूं समझ, जो 100 कैमल पे जितने जो ट्रेड उनकी गुड्स आती थी वो जस्ट वन शिप पे उन्होंने लोड और अनलोड करना शुरू किया। इस तरह से उनके एक शिप पे बहुत ज्यादा जो गुड्स थी वो उसकी बिजनेस शुरू हो गया, ट्रेडिंग शुरू हुई, और वो चीजें भी लेके जाना शुरू की। यानी लेट्स सपोज पहले वो प्रीशियस गुड्स लेके जाया करते थे, बट वो अब जो है वो नए फ्रूट्स जो होते थे, जो कि इंडिया में हुआ करते थे, यूरोप में इतने ज्यादा फ्रूट्स नहीं होते थे, और क्रॉप्स में डिफरेंट जो क्रॉप्स होती थी वो है, और कॉटन की बहुत ज्यादा बिजनेस जो है वो शुरू हो गया। तो डिफरेंट गुड्स का, डिफरेंट आइटम्स की ट्रेडिंग शुरू हुई, और एक बड़े वॉल्यूम के अंदर ट्रेडिंग शुरू हुई, तो जिसकी वजह से यूरोप के और कंट्रीज में यहाँ आना शुरू। ये बहुत सारे एडवांटेजेस थे। यानी एक तो गुड्स की ट्रेडिंग का वॉल्यूम बहुत बढ़ गया, और यहाँ उन्हें किसी किस्म की कोई रेजिस्टेंस नहीं थी। यानी कि जो मुगल एम्परर थे उनकी तरफ से भी नहीं थे, और जो लोकल रूलर थे या लोकल जो पब्लिक थी या लोग थे यहाँ के, उनसे भी किसी किस्म की रेजिस्टेंस का सामना नहीं करना पड़ा, बल्कि उनको एक फेवरेबल कंडीशन मिली और बहुत ही रिस्पेक्टेबल लोग उनको यहाँ पे मिले। तो उनका बिजनेस बहुत ही तेजी से ग्रो करने लग गया, और ग्रेजुअली ईस्ट इंडिया कंपनी एक यूरोप की बहुत बड़ी ट्रेडिंग कंपनी में कन्वर्ट हो गई। अच्छा, अब यहाँ पे जो मैंने कुछ फेवरेबल कंडीशन बताई थी कि किसी किस्म की कोई रेजिस्टेंस नहीं थी, अब जो एक और बहुत बड़ी एक फेवरेबल कंडीशन आने वाली थी वो थी मुगल एम्परर की जो ग्रेजुअली जो स्ट्रेंथ थी, जो ग्रिप ऑफ द सब कॉन्टिनेंट थी वो वीक होती जा रही थी। ये एक बहुत बड़ी जो थी वो एक बहुत ही फेवरेबल कंडीशन जो ईस्ट इंडिया कंपनी के या यूरोपियन जो ट्रेडर्स हैं उनके टूवर्ड्स यूरोपियन कंट्रीज जो थी उनके आने वाली थी। जब मुगल एम्परर वीक होना शुरू हुई तो लोकल रूलर यानी सिख, मराठास और जाट जो थे वो मुगल एम्परर के अगेंस्ट होना शुरू हो गए, और उन्होंने जंगें शुरू कर दी, जिसकी वजह से मुगल एम्परर और वीक होना शुरू हो गए। ये लोकल जो रूलर थे इन्होंने मुगल एम्परर को तो वीक किया, बट ये खुद इतने स्ट्रांग नहीं थे कि वो यूरोपियंस का जो है मुकाबला कर सकते थे। यूरोपियन ने इस पूरी कंडीशन का जो
सिचुएशन थी उसका फायदा उठाया। फायदा ही उठाया कि जो लोकल रूलर थे उनको मुगल एम्परर के अगेंस्ट जो था उनको यूज किया और उनको इसके एवज जो उनको पैसे दिए या यूं कह सकते हैं ब्राइब्स दिए, और ताकि वो जो लोकल रूलर थे वो मुगल एम्परर के अगेंस्ट रेजिस्टेंस क्रिएट करें, उनको और वीक करें, और उस जो जंग थी लोकल रूलर्स और मुगल एम्पायर्स के, उसका फायदा जो है ब्रिटिश या यूरोपियन ट्रेडर्स जो है फायदा उठाना। उसमें ब्रिटिश या ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो सबसे आगे थी, क्योंकि एक यूरोप का एक बहुत बड़ा जो ट्रेडिंग ग्रुप था उसका एक बहुत बड़ा शेयर जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी अक्वायर की हुई थी। अच्छा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने उस वक्त ये एक जो कह सकते हैं कि एक बहुत ही एक क्लेवर जो था क्लेवर दिखाई के उन्होंने जो है ना सम सॉर्ट ऑफ सोल्जर्स यानी सिपाही जिसको कहते थे वो उन्होंने जो है उसको अपना जो यानी सम सॉर्ट ऑफ सोल्जर जिसको उन्होंने सिपाही बोला, जिसको अब हम सिपाही बोलते हैं, उसको रिक्रूट करना शुरू किया। जब मुगल एम्परर ने इस पे ऑब्जेक्शन किया तो उन्होंने कहा क्योंकि हम जो लैंड एरिया और वहां तक अपने जो कोस्टल एरियाज हैं या शिप्स तक जो है हमारे जो पायरेट्स हैं या डाकू डकैत जो है वो हमारे सामान को लूट लेते हैं, तो उसकी हिफाजत के लिए हमने ये सिपाही जो है वो रिक्रूट किए और ताकि हमें लूट मार से बचाया जा सके। इस पे मुगल एम्परर ने कोई और ज्यादा ऑब्जेक्शन नहीं किया, लेकिन इसका फायदा ये होगा इसकी आड़ में उन्होंने बहुत ज्यादा सिपाही या सोल्जर्स सम सॉर्ट ऑफ लोकल सोल्जर जो है वो उन्होंने रिक्रूट करना शुरू किया। एक बड़ी अच्छी खासी एक आर्मी जो है वो ट्रेंड आर्मी बना दी, क्योंकि ट्रेनिंग सोल्जर्स को जो दे रहे थे वो ब्रिटिशर्स दे रहे थे और वो नए वेपन्स और नई सारी चीजों के बारे में वो जानते थे, उनके पास वेपन्स भी अच्छे थे, तो वो उन वेपन जो लोकल सिपाही थे उनको उन नए वेपन्स की और अच्छी डिसिप्लिन जो न्यू एक जो फाइटिंग ट्रेनिंग देना शुरू कर दी। इसके बाद क्या हुआ कि जब मुगल एम्परर बहुत ही ज्यादा वीक हो गई और तो वो उन्होंने एक बड़े हिस्से पर इंडिया के कब्जा करना शुरू कर दिया लोकल रूलर की वजह से। लोकल रूलर तो उनको फाइट कर नहीं सकते थे, जिसकी वजह से वो एक बड़े इलाकों पे कब्जा करना शुरू कर दिया और दो बड़े जो लोकल रूलर या मुस्लिम सिराजुद्दौला और टीपू सुल्तान उनको भी इसी तरह ब्राइब्स देकर और अपने जो सोल्जर्स थे या अपने जो इनके टाउट्स थे उनके जरिए इन दो बड़े जो इनकी रेजिस्टेंस पावर थी लोकल उनको भी डिफीट कर दिया। इस तरह पूरे इंडिया पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कब्जा हो गया, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जब आए थे तो वो एज ए ट्रेडर थे। इनिशियली जो स्टार्ट उन्होंने ट्रेडिंग से किया था, बट जो एंड हुआ उसका वो पूरे इंडिया पे पावर की सूरत में हुआ। और वो पूरे जब ईस्ट इंडिया कंपनी पावर की सूरत में आ गई, छोटे रूलर्स या मुगल एम्परर बिल्कुल दिल्ली तक जो है वो कन्फाइंड हो गए, तो वो पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व होना शुरू किए। ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व होना शुरू हो गई और इतनी ज्यादा इन्वॉल्व हुई कि वो यहाँ पे जो कुछ जो डेवलपमेंट थी उन्होंने वो भी शुरू कर दी, जिसमें रेलवे थी, रोड नेटवर्क था, ब्रिजेस थे, स्कूल, डिस्पेंसरीज, इस तरह और बड़े बड़े वेयर हाउस जो अपनी ट्रेडिंग के लिए थे वो बनाने शुरू कर दिए विदाउट एनी रेजिस्टेंस। यानी इस वक्त वो तकरीबन पूरे इंडिया के होल सोल जो थे वो सम सॉर्ट ऑफ रूलर बन चुके थे, जबकि मुगल एम्परर सिर्फ दिल्ली के पैलेस तक जो है वो महदूद होकर रह गई थी। इसका बहुत बड़ा फायदा उठाया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, लेकिन जो लोकल जो पीपल थे वो इनसे खुश नहीं थे। खुश क्यों नहीं थे? तो वो ये देखते थे कि जो फॉरेन कंपनी थी ट्रेडिंग के लिए आई थी, अब वो हमारे रूलर हो गए। रूलर वो किसी भी रूलर को लोकल जो था उसको तो एक्सेप्ट कर सकते थे, बट एक फॉरेन रूलर को वो किसी तरह से भी दिल से एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। हालांकि उनके लिए इन्होंने कुछ ज्यादा डेवलपमेंट भी शुरू किया, वो डेवलपमेंट शुरू की जो कि मुगल एम्परर ने कभी भी नहीं शुरू की, जैसे रेलवेज है, रोड नेटवर्क है, डिस्पेंसरीज है या मॉडर्न स्कूल्स हैं। इस तरह की कोई चीजें जो है वो ब्रिटिश या मुगल एम्परर ने नहीं की थी। फिर भी जो है वो ब्रिटिश लोकल लोग जो थे उनको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे। 1857 में जब पूरा एक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई, जिसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, तो पूरा जो इंडिया पे जब उनका कब्जा हो गया और तो वो
उन्होंने इस चीज को जो है वो इंश्योर कर दिया, और ब्रिटिश या इंग्लैंड की जो एम्पायर गवर्नमेंट थी, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को डिसॉल्व कर दिया कि आप यहाँ पे जो थे एक ट्रेडिंग करने आए थे, बट हमने आपको इस चीज की बिल्कुल परमिशन नहीं दी थी कि आप जाके किसी मुल्क पे कब्जा कर लें। लिहाजा ईस्ट इंडिया कंपनी डिसॉल्व कर दी गई और ब्रिटिश का डायरेक्ट जो था उसमें इन्वॉल्वमेंट हो गई, और उन्होंने पहला अपना एक जो एम्बेसडर या वाइसरॉय को यहाँ पे भेजा ताकि वो पूरे एडमिनिस्ट्रेटिवली इंडिया को देख सके, और इस तरह से पूरा इंडिया जो था डायरेक्ट इंग्लैंड की गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल में आ गया। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, यानी यूरोपियन एंड द सब कॉन्टिनेंट। बहुत ही शॉर्ट एक ब्रीफ हमने आपको एक जो ओवरव्यू दिया कि किस तरह से यूरोपियंस आए और ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू पूरे इंडिया पर कब्जा कर लिया उन्होंने। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857।